तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्टनरशिप का हमारा ये। और एक बात ध्यान रखना, अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ेंगे जैसे आज, तो वो अगले चैप्टर चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में काम आएगा। सब में हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, तो उसके लिए पहले गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कई बार तो दी होती है, जनरली वैसे दी होगी, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहले हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यानी कि ये चैप्टर आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। तो बात करते हैं पहले गुडविल की। तो सबसे पहली बात आती है कि गुडविल होती क्या है। जैसे कि आप पहला पहला चैप्टर ने पहला पहला पेज निकालोगे थर्ड चैप्टर का टीएस ग्रेवाल में, तो आपको दिखेगा सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल दिया हुआ है। पर अगर वो सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो गुडविल बहुत सारे फैक्टर से मिलाकर एक गुड फर्म को एक गुडविल एक ऐसा फैक्टर है जो फर्म को मतलब अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग में हेल्प करती है। कहने का मतलब जो नॉर्मल दूसरे बिजनेस अर्न कर रहे हैं उससे हम एक्स्ट्रा अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। किसी भी फर्म की अगर गुडविल है, नाम है, रेपुटेशन की वैल्यू है, रेपुटेशन है, तो जरूर वो नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करेगी। जैसे कि इसमें आप देखोगे गुडविल की एक बारी डेफिनेशन देखो, पहला पहला पेज। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन प्रॉफिट से है। भाई, रेपुटेशन अच्छी है तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा होने चाहिए ना। अगर कोई कहे कि मेरे प्रॉफिट, मैं मेरी फर्म की गुडविल तो बहुत है, रेपुटेशन तो बहुत है, लेकिन मेरी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में जा रही है, तो भाई किस बात की गुडविल है, फिर तो बेकार है। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन, अभी लिखना कुछ नहीं है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। और जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। तो goodwill is an intangible asset which places an enterprises at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। यानी गुडविल की वजह से देखो, और बहुत सारे एफर्ट होते हैं हमारे जिनकी वजह से हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक गुडविल एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम बिना एफर्ट के भी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई ब्रांड खरीदते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड, जैसे हमने मान लो एक हलवाई की दुकान खरीदी, हलवाई की दुकान शुरू करी, तो सोचो हम कितना कमाएंगे। और ऐसे अगर हमने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली और वहां पे इसका, यहाँ पे जहां भी हम रहते हैं वहां हमने उसका शोरूम खोला और उसको चलाया, ऑब्वियसली अगर हमारे उसके नाम के आगे हल्दीराम जुड़ जाता है तो हम डे वन से हायर प्रॉफिट अर्न करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि लॉन्ग रन में जाकर ये पॉसिबल है कि आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना स्टार्टअप किया था, उसमें आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ये पॉसिबल है। एफर्ट तो खैर हर चीज में काम आते हैं, बट अगर आप डे वन की बात करो तो डे वन में वही बिजनेस ज्यादा कमाएगा जिसकी फर्म की वैल्यू है, गुडविल है, फर्म में मार्केट में रेपुटेशन है। तो गुडविल जो है एक ऐसा फैक्टर है जो फर्म को एडवांटेज देता है इस बात की कि वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में। लेकिन गुडविल कोई एक फैक्टर नहीं होता, गुडविल बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनती है। गुडविल किसी एक रीजन से नहीं होती, गुडविल बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बनती है। इसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। उसमें वो फैक्टर बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे कोई किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू बनती है। जैसे कि पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सबको मिल गया ना, पेज नंबर 3.2, पेज नंबर 3.2 पे टीएस गिरवाल पे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे कि पहला इसमें है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं वही ग्रैंड मैक्स की तरफ आ रहा था, ग्रैंड मैक्स से वापस आ रहा था घर, तो मेरे सामने डी मार्ट आया। अब उस 2-3 दिन पहले मैं इसी बात को सोचा था, डी मार्ट और बिग बाजार इंडिया में वो दो बड़े ब्रांड थे रिटेल चेन जो ग्रोसरी वगैरह बेचते हैं, डेली यूजेस की चीजें। ठीक है, डी मार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, लेकिन बिग बाजार की भी बहुत अच्छी सेल थी, पूरे इंडिया में इसकी अच्छी चेन थी और अच्छी सेल थी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। अगर आपको पता हो तो बिग बाजार जो है टोटली फेल हो गया, बिक गया, बंद हो गया, और मतलब इतना ज्यादा कर्जा हो गया कि खत्म ही हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया उनका। जहां तक मेरा देखो, वैसे तो एक रिसर्च का टॉपिक है कि भाई क्यों फेल हुआ बिग बाजार, तो थोड़ी सी रिसर्च मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि बिग बाजार जो है वो अब खत्म होने वाला ही है, कि भाई उसकी जो मैनेजमेंट थी वो एफिशिएंट नहीं थी। चाहे उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या दूसरा और भी जितने टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की चेन जो थी उनकी वो सही नहीं थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका सही नहीं था, रीजन बहुत सारे रहे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो रहा वो लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट रहा। तो यानी कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस की
प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपने प्लानिंग में अपने आप जैसे बिजनेस स्टडी पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा भी होगा कि पूरी बुक जो है वो मैनेजमेंट पर बेस्ड है, पूरी की पूरी बुक मैनेजमेंट पर बेस्ड है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए। बाकी और बहुत सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जैसे कि फेवरेट, लेकिन ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसको यूं ही सुन लो कि चलो ठीक है तो बेकार की थ्योरी है, ये आती है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। फेवरेबल लोकेशन आता है क्वेश्चन की, फेवरेबल लोकेशन बिजनेस की गुडविल पे कैसे इफेक्ट डालता है, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब बिजनेस की गुडविल पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो लोकेशन अगर हम छोटे लेवल की बात करें तो लोकेशन जैसे किसी दुकान पे हम जाते हैं तो जो सामने दुकान पड़ती है हम उसको अप्रोच करते हैं बजाय दूर जाने के, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम हायर लेवल की बात करें बिजनेस की, तो जो एक्चुअल में हम बात करनी चाहिए वो है कि अब आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोलना चाहते हो जहाँ पे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हो, यानी रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता हो, लेबर कम प्राइस में कम रेट पे इजीली अवेलेबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल वहां पे प्रॉपर हो, एक्सिलरी टू बिजनेस हो, यानी कि फाइनेंस की फैसिलिटी हो गई, इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो गई, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जो गुड्स का जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा दूर ना हो, आसपास ही हो। बहुत ज्यादा दूर अगर आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा तो उस पर भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब बिजनेस की लोकेशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रॉफिट वो ज्यादा कमाएगी कि कम कमाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि जिस फील्ड में बिजनेस हमारा इन्वॉल्व है उसमें हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास कितना बिजनेस एट प्रेजेंट है, यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले हुए हैं। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसको कितने कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर के मिले हुए हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और अगले 5 साल तक उसको मेंटेन करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब 5 साल तक का बिजनेस पक्का हो गया। तो जितने ज्यादा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो ऑब्वियसली उससे उनकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। ध्यान रखना, प्रॉफिट और गुडविल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब गुडविल ज्यादा है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अभी हम सब जानते हैं कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी गुडविल बहुत थोड़ी होती है। गुडविल एक ही रात में नहीं जनरेट होती, वो धीरे धीरे मेहनत करते हैं हम, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ते हैं किसी भी बिजनेस में। तो धीरे धीरे उसकी गुडविल की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे बिजनेस पुराना होता जाएगा फर्म की गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं तो बहुत बोल लिया। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। अच्छा, बड़ा सन्नाटा है, चाय नहीं पीने दोगे तुम लोग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पेज नंबर 3.3, इसमें आप देखोगे दो तरह की गुडविल होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? जब हम कुछ पे करके किसी से गुडविल खरीदते हैं तो वो परचेज गुडविल है। जैसे मान लो मैंने किसी का बिजनेस एक्वायर किया, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, मैंने कहा मान लो किसी का बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक्वायर किया, उसकी सारी एसेट्स 50 लाख की हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो मान लो 10 लाख की हैं। तो बताओ अयान, मुझे उसको कितने रुपए देने चाहिए? परचेज कंसिडरेशन कितना फिक्स होना चाहिए? 40 लाख। 40 लाख। 50 लाख की एसेट्स है, 10 लाख की लाइबिलिटी है, तो 40 लाख देना चाहिए। लेकिन मान लो परचेज कंसिडरेशन 45 लाख डिसाइड हुआ, परचेज कंसिडरेशन 45 लाख डिसाइड हुआ, तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो किस बात के जा रहे हैं? गुडविल। गुडविल के। नंबर हाँ ठीक बोला आपने, गुडविल के। एक बार देखो पेज नंबर 3.3, तो एक बारी कौन पढ़ेगा? ईशान एक बार पढ़ना पेज नंबर 3.3, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में परचेज गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ है। मैं जब तक चाय के दो सिप। The purchased goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind. For example, when a business is purchased and purchase consideration is more than the value of net assets, that is assets minus liabilities, the difference amount is the value of purchased goodwill. For example, AB Business House acquires Mahagun Business for a net consideration of rupees 10 lakh. Assets acquired were valued at rupees 20 lakh
and liabilities taken over were of rupees 12 lakh. Rupees 2 lakh is paid in excess of net assets. That is 20 lakh minus 12 lakh is towards goodwill, which is purchased goodwill. अंडरलाइन कर लेना, बिजनेस इज परचेज, किसी का हमने फॉर एग्जांपल एक हमने बिजनेस परचेज किया, यहां से करें ना, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो वो हमारी गुडविल कहलाती है, और वो हमारी परचेज गुडविल कहलाती है, क्योंकि इसके लिए हम पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन में कुछ पे कर रहे हैं, तो गुडविल के लिए भी पे कर रहे हैं। तो आई थिंक अयान आपको कुछ पूछना है। यस सर। सर जैसे टेस्ला जो है सर, उसने एक दूसरे बंदे से टेस्ला नाम खरीदा था, तो सर वो भी परचेज गुडविल है? लाइक वैसे सिर्फ वो नाम, पेटेंट कंपनी कहलाता का है, नाम लिया था बस, खरीदा वैसे वो नहीं। ट्रेडमार्क कहलाता है, वैसे वो ट्रेडमार्क कहलाता है, ट्रेडमार्क या पेटेंट जो होता है ट्रेडमार्क कहलाता है। उसने ट्रेडमार्क खरीदा, ट्रेडमार्क भी जस्ट लाइक गुडविल, वो भी इंटेंजिबल असेट्स है, उसने उसका ट्रेडमार्क खरीद लिया। किसने किसका क्या खरीदा सुना नहीं, वैसे किस सर एग्जांपल क्या दिया टेस्ला, था आपने? टेस्ला एलॉन ने सर उसका नाम टेस्ला दूसरे बंदे से खरीदा था, दूसरी कंपनी का नाम। टेस्ला? यस सर। अच्छा, मुझे लगा टेक्सला कह रहे हो। ये मैंने कहा इसने कहां से सुन लिया, टेक्सला कंपनी टीवी बनाती थी टेक्सला, मतलब 90% लोगों के घरों में टेक्सला के टीवी होते थे पहले। हमारे घर में भी था टेक्सला का टीवी, ऐसे उसका शटर ऐसे खुलता था जैसे बिल्कुल पर्दा हटता है पूरा ऐसे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो टेक्सला कंपनी होती थी, वो बाद में फेल हो गई थी। चलो ठीक है। अच्छा, ये नॉलेज मुझे, पॉइंट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ किसी ने कोई एक्वायर किया। हाँ, लेकिन ऐसा होता है, नॉर्मल है। जैसे कैलविनेटर के फ्रिज हुआ करते थे किसी जमाने में, बहुत बहुत चलती थी कैलविनेटर नॉर्थ इंडिया में, तो उसको वर्लपूल ने उसका ब्रांड खरीद लिया था कि अपना नाम मुझे दे दे। उसने उसको पूरी चेन को टेक ओवर कर लिया था। वो ठीक है, उसने उसका नाम यूज नहीं किया, उसका नाम उसने जीरो करके रद्दी में फेंक दिया, लेकिन उसने पूरी उसकी चेन ले ली और उसका नाम भी ले लिया, ताकि अब एक कॉम्पिटिटर हट जाए मार्केट से। उसने उसकी ट्रेडमार्क खरीद दिया था, देखा जाए तो ये था हमारा। एक मिनट, बारी जा डिस्कनेक्ट हो। तो इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल। नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओवर द टाइम पीरियड में धीरे धीरे उसका मार्केट में नाम होता है, हमारे प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, तो वो गुडविल क्रिएट हो रही है, तो वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम खुद अपनी मेहनत से खड़ा करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को, गुडविल के लिए नहीं, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स में शो नहीं करोगे जब तक के लिए आपने उसके लिए कुछ पे ना किया हो एज ए परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज गुडविल में क्योंकि हमने कंसिडरेशन पे किया है, तो इसीलिए हम उसको असेट्स में दिखाते हैं, हम गुडविल को डेबिट करते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खुद मेहनत करके मार्केट में अपने वैल्यू खड़ी करी है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स में शो नहीं करेंगे। यानी कि पूरी पार्टनरशिप में याद रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कभी भी गुडविल अकाउंट को डेबिट नहीं करना, क्योंकि गुडविल अकाउंट डेबिट किया तो मतलब वो बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो इसलिए पूरी पार्टनरशिप में हम, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे होते हैं, हम क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए कभी भी हम गुडविल को डेबिट नहीं करेंगे। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, लेकिन दूसरे मेथड से होगा। ठीक है, जब मैं 12th में था तब हम करते थे, गुडविल खोलते थे, असेट्स में भी दिखाते थे तब, क्योंकि एएस 26 नहीं आया था। बाद में एएस 26 आ गया, तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफी इजी हो गया 12th के बच्चों के लिए। हमारे टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब बहुत सीधा सीधा है। ऐसा करो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के लिखने के लिए दे रहा हूँ, आपने वो होमवर्क में आज लिखने हैं। आज का होमवर्क में आपको यही रहेगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आप बुक खोलना, स्टडी करना, गूगल करना और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाना। आज का आपका ये काम रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है तभी दे रहा हूँ, मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो नोट करो, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल।
मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मीन परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कई स्पेशली सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो परचेज गुडविल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है, और खासतौर पे AS26 का जिक्र जरूर करना है इसमें। सर थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल का एक्सप्लेनेशन देना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें थ्योरी भी आती है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पॉइंटों से इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नोट करते रहो मेरे साथ साथ। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हमारे सिलेबस में है क्लास 12 में। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है ये, लेकिन हमारे क्लास 12 में बहुत बेसिक 3 मेथड है। लेकिन इतना याद रखना कि प्रॉफिट और गुडविल की वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा गुडविल, कम प्रॉफिट कम गुडविल। तो मेथड में सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase। Average profit into number of year purchased। वारिजा लिख लिया क्या आपने? यस सर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे मान लो क्या नाम है शौर्यन, आपको लास्ट में 5 ईयर के प्रॉफिट दे दूं, तो उसकी एवरेज कैसे निकालोगे आप शौर्यन? सर 5 से डिवाइड कर दूंगा। कौन से ईयर के प्रॉफिट को? सर आपने क्या पूछा किसको? था? मैंने पूछा एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मैं आपको लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट बता दूं इतने इतने इतने। सर 5 साल के लेके 5 से डिवाइड कर दूंगा। हाँ जी बोलो, 500 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तो हो गया ये एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, पर आपको इसका मतलब बता दूं कि हम जब किसी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, मान लो मैं किसी की फर्म खरीद रहा हूँ और मुझे उसको गुडविल के लिए पे करना है, तो मैं ये देखूंगा कि जिस लेवल ऑफ अर्निंग पे वो आज है, एवरेज प्रॉफिट जिस लेवल ऑफ अर्निंग पे वो आज है, उस लेवल ऑफ अर्निंग में पहुंचने में मुझे कितने साल लगते। अगर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो 2 3 4 जो भी होता है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है।
कि उस लेवल ऑफ अर्निंग में पहुंचने में एक नए बिजनेस को कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे, जिस लेवल ऑफ अर्निंग पे वो आज है, जिसकी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन सिंपल इतना ही नहीं है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो हमें 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के जो भी प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एक नोट करके लिखो, बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ अबव एवरेज प्रॉफिट, नोट करके लिखो, बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ अबव एवरेज प्रॉफिट, नंबर 1, उसके नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1, abnormal loss be added back to the profit. Abnormal loss added back. Abnormal loss be added back. Sir, can you repeat abnormal loss? Added to the profit. कि abnormal loss profit में ऐड कर देंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये abnormal loss हम क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो, हम किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और हम उसको गुडविल के लिए पे करना चाहते हैं और हम उसकी गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमें, मैंने आपको बताया, ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा गुडविल, कम प्रॉफिट मतलब कम गुडविल। एक बार सोचो, हम उसको अगर गुडविल के लिए पे कर रहे हैं तो वो कौन से प्रॉफिट के लिए पे कर रहे हैं? वो प्रॉफिट जो फर्म कमा चुकी है या वो प्रॉफिट जो हम कमाएंगे? क्या कहते हो अशांक? सर एक बार आप रिपीट कर दोगे? हम किस बात के लिए पे कर रहे हैं उसको गुडविल का? वो कौन से प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो हम अर्न कर चुके हैं या वो प्रॉफिट जो हम कमाएंगे फ्यूचर में? सर वो प्रॉफिट जो फर्म अर्न कर चुकी है। हाँ, जो प्रॉफिट फर्म अर्न कर चुकी है वो हमें दे देगी। मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ तो पिछले 5 साल के, 10 साल के प्रॉफिट वो उठा के मुझे दे देंगे, ये लो जी। ऐसा कुछ होता है क्या? तो हम जो फ्यूचर में कमाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर गुडविल, हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे ज्यादा, उसी के लिए तो हम गुडविल के लिए पे कर रहे होते हैं। तो हम यानी पे जो कर रहे हैं वो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। तो जो हमारा पास्ट होता है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, जो हमारा प्रेजेंट होता है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आज प्रेजेंट में जो जितने प्रॉफिट हैं ये एवरेज, उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे। तो इसीलिए पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को या करंट जो भी लेटेस्ट जो ईयर्स हैं उनके प्रॉफिट के बेस पर ही हम फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं। इसलिए जो हायर लेवल पे आते हैं हम पढ़ाई में, तो हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये टर्म 12th में यूज होती है खाली। यहाँ पर टर्म यूज होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी वो, मतलब आप समझ रहे हो वर्ड से, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे हम। अब एक बात सोचो अशांक, मान लो मैं किसी के बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ, उसके बिजनेस को पिछले साल 5 लाख के प्रॉफिट हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली गोदाम में आग लगी, 2 लाख का माल जल गया, तो प्रॉफिट रह गया 3 लाख के। अब मैं कितना एस्टिमेट करूं कि मैं कितना कमाऊंगा इसका बिजनेस लेता हूं तो 5 लाख कमाऊंगा कि 3 लाख कमाऊंगा? सर 3 लाख से, क्योंकि वो फायर तो सर लग ही सकता है सर, अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्या कहते हो आप ईशान, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? यस सर। सर एक बार और सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो सर, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ, किसी का रनिंग बिजनेस, पिछले साल उसको प्रॉफिट वैसे तो 5 लाख हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोदाम में आग लग गई, 2 लाख का माल जल गया या 2 लाख का माल चोरी हो गया, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आया वो 3 लाख निकल कर आया। तो मैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मैं क्या मान के चलूं, या मैं ये मान के, मतलब मुझे बताओ कि मैं मान के क्या चलूं, मैं फ्यूचर में 5 लाख कमाऊंगा कि 3 लाख कमाऊंगा? सर वो तो सर आप 5 लाख ही कमाओगे ना सर, वो तो किसी एक साल में अब नॉर्मल लॉस हुई है सर, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि सर हर साल में लॉस होती रहेगी। मैंने 2 लोगों से पूछा और दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों ने रिवर्स आंसर दिया, सर उसका तो रिवर्स सर 5 लॉजिक लाख दिया। लेना चाहिए, क्योंकि सर वो ऐसा थोड़ा ना सर हर साल सर आग लग जाएगी या कोई लॉस हो जाएगा। सर उसकी तो सर गुडविल तो सर ज्यादा आप ही क्या होती है, कहते हो अर्निंग आरिफ, अर्निंग आपका क्या? कैपेसिटी ज्यादा है बिजनेस की। एक एक मिनट आरिफ, जरा आपका क्या ओपिनियन है, देखिए जरा मेजोरिटी कहाँ जाती है। आरिफ सर 5 लाख होना चाहिए। कितना?
सर 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अच्छा अनिका, आप क्या कहते हो? Sir, 5 lakh. अरे ये तो मेजोरिटी होने लग शुरू हो गई एक तरफ से। वारिजा? सर मैं भी 5 लाख कहती हूँ। तो एक बार सोचो अशांक कि अब वैसे तो उसने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर ही दिया ईशान ने, जो मुझे बोलना था सारी बातें ईशान ने एज इट इज बोल दी कि भाई गोदाम में आग क्यों लगेगी, बार बार क्यों लगेगी हर साल। या तो हम ही बहुत बड़े बेवकूफ है, तो इसका मतलब हमें पता है कि इसके भी गोदाम में आग लग रही है और हम भी ऐसी ऐसी बेवकूफियां करेंगे, हमारे भी गोदाम में हर साल आग लगेगी और हर साल हमारा 2 लाख का माल जलेगा और हर साल हमारा प्रॉफिट 3 लाख का रह जाएगा। आप ऐसा मान के चलते हो क्या? नहीं ना? तो जो नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। तो जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन नेचर ऑफ नॉन रेकरिंग, तो जो नॉन रेकरिंग नेचर के इवेंट्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये जो अब प्रॉफिट जो 3 लाख का शो हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उसमें से हम क्योंकि 3 लाख का प्रॉफिट निकालते वक्त हमने 2 लाख का लॉस भी माइनस कर दिया है, तो इसलिए लॉस को वापस ऐड करेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस को ऐड कर रहे हैं, वो कोई मैं क्या कहते हैं अकाउंटेंसी का कोई रूल है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तो 3 लाख का ही माना जाएगा, कोई पूछेगा कितना कमाया तो कहेगा 3 लाख कमाए हैं, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो नॉन रैकिंग नेचर के इवेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, उनके इफेक्ट को एलिमिनेट करना होता है, तो इसलिए हमने उसको 5 लाख लेके चल रहे हैं। बस 5 लाख केवल और केवल गुडविल के वैल्यूएशन के लिए लेके चल रहे हैं, बाकी सारे पर्पस के लिए प्रॉफिट 3 लाख ही लिया जाएगा। बस केवल गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम 5 लाख के प्रॉफिट लेके चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 5 लाख। नंबर 2, नोट में नंबर 2 लिखो, मैं जैसे नोट नंबर 1 आपने लिखा है ऐसे लिखो नंबर 2। एबनॉर्मल गेन भी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन भी डिडक्टेड, सीधी सी बात है। एबनॉर्मल लॉस ऐड हुआ है तो एबनॉर्मल गेन डिडक्ट करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन मतलब नॉन रेकरिंग नेचर। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई कॉम्पनसेशन मिला, तो इस तरह के गेन जो होते हैं एबनॉर्मल गेन जो होते हैं वो हम उनका भी इफेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको माइनस कर देते हैं। नंबर 3 लिखो, इनकम ऑन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देना नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम। Sir, can you repeat once again third point? नॉन ट्रेडिंग इनकम या लिखो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या कह लो नॉन ट्रेडिंग इनकम, इसको भी हम डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से। क्यों माइनस कर देंगे बता सकते हो ईशान? सोचो क्यों माइनस कर रहे होंगे हम इसको? सर ये बिजनेस की नहीं है ना सर, तो हमको तो सर मार्केट सोर्सेस से सर मिली है भाई हम जैसे मान लो मैं गुडविल किसी की सर, हम फैक्ट्री, फर्म के लेते हैं ना सर, आउटसाइड इनकम की तो थोड़ा लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मैं किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, उसका मान लो चप्पल का काम है या मान लो लेदर की जैकेट बनाता है, तो मैं देखूंगा उसने अपने लेदर की जैकेट बनाने से वाले जो बिजनेस से कितना कमाया, मैं वो बिजनेस खरीद रहा हूँ तो मैं उस बिजनेस के प्रॉफिट देखूंगा। उसको कहीं से इन्वेस्टमेंट पर इनकम आई है, उसने क्या कहते हैं कोई डिवेंचर खरीद रखी तो उस पर कोई ब्याज आया है, कोई एफडी करा रखी थी उसका इंटरेस्ट आया है, तो भैया वो तो कोई अपने बिजनेस एफर्ट से नहीं कमाया ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से हटकर जो उसने कमाया है वो मुझे एक्सक्लूड कर देना है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट हैं जो एडलेस के हैं, मैं सारे पॉइंट नहीं लिखवाना चाह रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को, लेकिन लेकिन उन आगे बढ़ने से पहले हम उसको पढ़ेंगे और आप उसको पढ़ोगे और मुझसे पूछोगे कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता। पेज नंबर 3.6, पेज नंबर 3.6, 5 ये पॉइंट ऐड करने के हैं और ये 6 पॉइंट लेस करने के हैं। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से एक एक पॉइंट पढ़ो, दिमाग पे जोर डालो क्यों ऐड किया है, क्यों लेस किया है, और फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगा। इन पॉइंट्स में किसी का कोई डाउट? Sir, third point add वाले में से पढ़ना एक बार क्या लिखा है? overvaluation of opening stock और undervaluation of closing stock. ऐसा है कि अब आप एक बार दिमाग में लाओ, क्लास 11th में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। उस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। तो सोचो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दूं,
यानी 10,000 का स्टॉक है एक्चुअल में, और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 10 की जगह 15,000 का दिखा दिया। अब सोचो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? क्या कहते हो निका? सब बढ़ गया। बढ़ गया। क्या कहते हो शौर्यन? शौर्यन, प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया? फिर बढ़ गया। अशांक? सर एक रिपीट कर दोगे सर, मैं ये पढ़ रहा था मैं नहीं, अब नहीं कर सकता रिपीट। ये मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ मुझे कम बोलते हो हो गया। रिपीट कर दो। सर। मैंने पढ़ा नहीं सर, मैं आप सुन नहीं रहा था सर, मैं इसको पढ़ रहा था यहाँ पर सर। अच्छा चल छोड़, फिर रहने दे। बताओ वारिजा। सर बढ़ गया। अच्छा कैसे बढ़ गया? सोचो कि जैसे जैसे ये P&L अकाउंट बना हुआ है, जैसे हम किसी को फॉर्मेट बना रहे हैं, ये मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है, एक ही बात है, या P&L अकाउंट ही सोच लो, और ये डेबिट है कि क्रेडिट, और तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। अगर डेबिट में मैं IOC को बढ़ा दूं तो प्रॉफिट ज्यादा निकल कर आएगा, कम निकल कर आएगा ये वाला? सर कम निकल के आएगा। बस तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाऊंगा, डेबिट साइड में आता है ना ओपनिंग स्टॉक, तो ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा कम निकल कर आएगा। तो क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया गलती से, तो उसको सही करने के लिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें गलतियों को भी सही करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उस नेट प्रॉफिट में हम वो वैल्यू ऐड कर देंगे जितने रुपए की स्टॉक की वैल्यू हमने ज्यादा दिखाई हुई है। और कुछ आरित, आपने पढ़ लिए सारे पॉइंट? जी सर पढ़ लिया। तो बताओ आरित, इसमें एक पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको जरा एक्सप्लेन करो, ये होता क्या और क्यों ऐड कर रहे हैं? सर आपने मशीन को मतलब रेवेन्यू नहीं, पहले एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, थोड़ा सा बता दो बस, जरा सा। सर जो कैपिटल में से एक्सपेंडिचर हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम से पकड़ लिया तुमने कैपिटल, तो मतलब वो कैपिटल, ऐसा नहीं है। कौन बताएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सर जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एसेट्स के लिए लेते हैं। जिन किसी भी ऐसे खर्चे से जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, या हमारी एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, या हम कोई नई एसेट परचेज करते हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी, बहुत बेसिक एग्जांपल है। हमने एक असेट खरीदी, तो असेट परचेज करना जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे आता है वारिजा? अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, के क्रेडिट में, के लायबिलिटी में, के एसेट्स में, कहाँ शो करेंगे इसको? सर क्रेडिट में, डेबिट में। इनकम है हमारे, खर्चा है हमारा, है हाँ डेबिट में। ना? गलत है, बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है इसका, मतलब फाइनेंशियल अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने बिल्कुल। तभी सर बोलते हैं कि 11th की ना एसेट्स अकाउंट में। पढ़ना, फिर तभी एसेट बोलते हैं में 11th आएगा की बैलेंस शीट के, 11th की और ना फिर फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट से पढ़ना डेबिट में बहुत। आएगा P&L अकाउंट पे। अरे बस भाई, बस मेरे को बेइज्जती तो करने दो पहले, छोड़ो यार, मूड ही बदल दिया तुमने। तो एसेट्स में आएगा। अब जो अमाउंट एसेट्स में दिखानी थी, अब वो अमाउंट मान लो हमने P&L अकाउंट के डेबिट में दिखा दी। जो अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करनी थी, हमने P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो कर दी। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करनी थी, वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया एज एक्सपेंस। तो प्रॉफिट बढ़ गया कि कम हो गया उससे गलती से? क्या कहते हो वारिजा? सर कम हो गया। कम हो गया तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो आपने पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, चलो ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट नोट करो, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर इसके बाद सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं करा रहे हो? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके बट सर। अगर होगा, जब न्यूमेरिकल कर लेंगे तो उसमें
मेरे बिना बताए भी तुम्हें कर लोगे, क्योंकि इतनी कोई भयंकर चीज है ही नहीं इसमें। वेट में वेट से मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो, तो फिर बहुत वेट से सिंपल मल्टीप्लाई कर है। दो, फिर वेट से डिवाइड कर दो टोटल से। लेकिन क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पर बात आती है सुपर प्रॉफिट की। अब ये क्या है जी, गलत लगा दिया, ऐसे लगाना था। चलो देखो, मैं किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आज वो किस लेवल ऑफ अर्निंग पे है, और उस लेवल ऑफ अर्निंग में पहुंचने में एक नए बिजनेस को कितने साल लगते हैं। तो उन साल में जितने भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा उठा के मैंने एज ए गुडविल उसको पे कर दिया। पर ये कोई लॉजिकल बात तो ना हुई भाई। मैंने किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर किया और आज इस लेवल ऑफ अर्निंग पे वो है, और उस पे पहुंचने में मुझे जितने साल लगते उतने साल के सारे प्रॉफिट उठाकर, 2 साल 3 साल के सारे देखा जाए तो सारा प्रॉफिट उठा के मैंने एज ए गुडविल दे दिया। तो ये तो बड़ा इलॉजिकल है। मुझे तो भाई, अगर मैं अपना बिजनेस चलाता कुछ तो मैं भी कमाता, थोड़ा बहुत तो कमाता, कुछ कम सही लेकिन कमाता तो मैं भी सही। तो जो मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग है वो बिकॉज ऑफ गुडविल, वो एक्स्ट्रा अर्निंग की मुझे उसको ऐसे गुडविल देनी चाहिए। सारे पैसे सारे प्रॉफिट उठाकर क्यों दे दूं मैं उसको गुडविल के। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो इसमें फॉर्मूला है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें नई बात क्या आई, मैं जरा अटेंडेंस दोबारा से शेयर कर रहा था। तो इसमें नई बात आई सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो वही है जो मैं यहाँ बार बार डिस्कस कर रहा था, जिसके लिए मैंने नोट भी लिखवाया कि इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने से पहले प्रॉफिट में ये सब कुछ प्लस माइनस कर लो और उसके बाद ही एवरेज निकालोगे। तो वही एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर भी पुट करने हैं। नई बात आई नॉर्मल प्रॉफिट की। तो देखो जी, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हमारी जितनी कैपिटल लगाकर हमारी जगह कोई और होता तो कितने कमाता, यानी कि रेट बिजनेस का, यानी जो बाकी इंडस्ट्री का जो रिटर्न का रेट है उसके हिसाब से हमारी जितनी कैपिटल लगाकर कितनी अर्निंग होनी चाहिए थी, हमने कितनी की वो ये है, कितनी होनी चाहिए थी। नॉर्मली कोई और होता तो कितने कमाता। ऑब्वियसली अगर हमारी अर्निंग ज्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में तभी हमारी गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से कम आ रहे हैं तो गुडविल जीरो हो जाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return। कैपिटल एम्प्लॉयड into नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होती है तो अपॉन 100 तो होगा, ऑब्वियस है, लिखने के लिए लिखवा रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि कोई भी परसेंटेज हो तो डिवाइड बाय 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है। अगला है नई बात, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दिया होगा, कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। तो लिखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें दो तरीके हैं, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो पहला है एसेट्स अप्रोच। पहले लिखो एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच का फॉर्मूला है असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बट उसमें लिख दो पहले असेट्स, चलो लिख लो पहले असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी।
assets minus outside liability. अब लेकिन जो assets है उसमें लिख देना excluding goodwill, non-trade investment and fictitious assets. यानी assets में goodwill दी है तो छोड़ देना, non-trade investment दी है तो छोड़ देना, fictitious assets दी हुई है तो छोड़ देना. गुडविल को छोड़ना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ना है, फिक्टिशियस एसेट्स को. सोचो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम लेके नहीं चल रहे हम प्रॉफिट में, एवरेज में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम उसको भी लेके नहीं चलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी, क्योंकि पैसा बिजनेस में लगा ही नहीं हुआ. क्योंकि जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है हम उसको देखना चाहते हैं, ये तो बाहर लगा हुआ है. ईशान बता सकते हो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? सर मैं आपसे सर अभी वही पूछने वाला था सर, fictitious assets की डेफिनेशन. So fictitious assets FI are those assets which come into existence only on being entered into the balance sheet. सर मेरे साथ सर deferred revenue expenditure सर, जैसे सर जो advertising expenditure सर वो एक शायद fictitious assets है सर, हमने पढ़ा था 11th में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी था और थ्योरी में स्टार्टिंग में था अनएमोर्टाइज्ड जिसका बेनिफिट सर कुछ सालों के बाद मिलता है, जिसकी पेमेंट अभी होती है और अरे benefit. बस अब सुनो, अनएमोर्टाइज्ड पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट. अनएमोर्टाइज से मतलब क्या है? अमोर्टाइज करना मतलब अकाउंट को क्लोज करना. फॉर एग्जांपल मैं जैसे रेंट पे करता हूँ तो मैं एंट्री कर, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं लिखवा दूं फिर बताता हूँ. एक मिनट पहले ये चीज लिखवा दूं, पर लायबिलिटी अप्रोच और लिख दो. लायबिलिटी मैं एक बार लिखवा दूं फिर बताता हूँ. एक बार लायबिलिटी अप्रोच, पहले फॉर्मूला हो जाए पूरा फिर आराम से एक बार बता देता हूँ. लायबिलिटी अप्रोच से मतलब होता है कि बैलेंस शीट में असेट्स मतलब लायबिलिटी से कर लो, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं, निकालिए तो कैपिटल ही है. तो इसमें होता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस ये तीन चीजें, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स. तो ऐसा करो, फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है वो लिख लो. जैसे कि एक तो शान ने बताया, नीचे लिख लो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे कि हम कह सकते हैं लॉस. ये दोनों ही बैलेंस शीट में एसेट्स में होते हैं. ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस एसेट्स में ही होगा. तो मैं बात कर रहा था, ये लिख लिया ना सबने, लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस तीनों चीजें. पहले लिख लो, कहीं मैं पहले बोलना शुरू कर दूं. कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल. और फिक्टिशियस एसेट्स में लिख लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लॉस है. तो बात आ रही थी, मैं बता रहा था फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, कि जैसे मान लो मैंने रेंट की पेमेंट करी तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट मैंने इसको डेबिट कर दिया. लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सबके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं. बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं. तो इसलिए एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट. आपने नोटिस किया होगा रेंट जो खर्चा होता है वो P&L अकाउंट के डेबिट में जाता है. तो उसकी जनरल एंट्री ये बनी, क्योंकि रेंट की पहले एंट्री कर चुके हैं. तो इस तरीके से रेंट अकाउंट क्लोज हो गया. इसको बोलते हैं एमोर्टाइज करना, किसी मतलब अकाउंट को राइट ऑफ कर देना. तो लेकिन एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है, जैसे कि अभी ईशान बताने की कोशिश कर रहा था, कि मान लो मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट मेरा 10 साल तक तो बिकेगा ही. लेकिन अगर मैं लोगों को बताऊंगा ही नहीं कि नई टेक्निक के साथ कोई नया चीज मार्केट में आई है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा इसका यूज क्या है? वो तो उसको कभी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को ही पता ही नहीं चीज काम की क्या है.
तो ये बताने के लिए बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करी, मान लो मैंने बहुत सारा 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो 10 लाख रुपए जो खर्च किए, पेमेंट की बात नहीं है, सर्विस अवेल कर चुके हैं। आप कह रहे हैं पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट करी हो नहीं करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विस हम ले चुके हैं, पर्चे बढ़ गए, टीवी में ऐड हो गई, रेडियो में ऐड हो गई, जगह जगह हमारे बैनर लगे, सब हो गया, सर्विस हमने ले ली। बट क्योंकि वो प्रोडक्ट तो 10 साल तक बिकेगा, हमें बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा कम से कम, तो इसलिए हम उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग आपने पढ़ा होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हम करते हैं एडवर्टीजमेंट डेबिट टू कैश या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है, मान लो 5 लाख रुपए खर्च करे और हमने एस्टिमेट किया इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा, हमें 5 ईयर में राइट ऑफ करना है, तो मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट 1 लाख। तो एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस बच गया 4 लाख से, क्योंकि 5 लाख से डेबिट किया, 1 लाख से क्रेडिट किया, 1 लाख से तो राइट ऑफ हो गया, अमोर्टाइज हो गया। तो 4 लाख जो है वो है अनअमोर्टाइज पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वो जो 4 लाख का डेबिट बैलेंस बचा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली उसको असेट्स में दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट टैली करनी है तो, बट है वो कौन सी असेट्स? फिक्टिशियस असेट्स। अब ईशान एक बात बताओ, फिक्टिशियस असेट्स में और इंटेंजिबल असेट्स में क्या डिफरेंस है? फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स में क्या डिफरेंस है? सर फिक्टिशियस एसेट्स में सर हमको बेनिफिट सर कुछ सालों के लिए मिलता है सर, और सर इंटेंजिबल एसेट्स सर हमारे पास हमेशा के लिए रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर सर फिक्टिशियस एसेट्स सर वो एसेट्स होते हैं सर जो तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब हम इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स सर तभी सर हमारे पास ऑलरेडी होते हैं सर। इनकी फिक्टिशियस एसेट्स की कोई सर पेटेंट्स रीसेल कैसे वैल्यू होंगे नहीं हमारे पास? होती है, पेटेंट्स कैसे होंगे सर हमारे पास? रीसेल वैल्यू नहीं होती है फिक्टिशियस एसेट्स की सर, शायद कोई कैश। हाँ, ये ध्यान रखो, फिक्टिशियस पेटेंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, देखो फिक्टिशियस का नाम से ही पता चल रहा है, देखो सो तुमने उनकी कभी कोई सुना होगा, रीसेल और वैल्यू नहीं होगी। ये होती, ये तो असेट्स है ही नहीं, ये एक्चुअल में असेट्स है ही नहीं, ये तो बस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि किसी भी असेट्स का अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हमें असेट्स में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। हम इनको असेट्स में दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में तो ये असेट्स है ही नहीं, ये तो एक्सपेंस है जो हो चुके हैं, तो इसलिए इसको ये कोई कैश में कन्वर्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, ना बेचे जा सकते हैं, ना कैश में कन्वर्ट होंगे, ना कभी किसी को किराए पर दे सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स है कि वैल्यूएबल असेट्स है जिसको हम यूज भी करते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, जैसे कि किसी भी टेंजिबल असेट के साथ होता है। तो उसका तो कहने का मतलब ये है कि फिक्टिशियस असेट तो असेट ही नहीं होती, ठीक है। तो चलो अभी टाइम कम है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, सर कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड, प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ही काफी है। कैपिटलाइजेशन मेथड में यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, तो पहले लेकिन इसमें भी 2 मेथड है, जनरली उसमें आंसर सेम ही आता है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो तो वो गुडविल आ जाती है। और ध्यान रखना, किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को, अकाउंट का फंडा नहीं, हर हमेशा हर जगह होता है, किसी भी वैल्यू को अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हो तो उसको रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, तो इसलिए गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में है तो 100 ऊपर चला जाता है इसमें। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देख ही लिया होगा सबने। दूसरा मेथड है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड,
लिख लिया सबने? यस सर। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट capitalized average profit minus capital employed. Minus capital employed. Capital employed हम पढ़ चुके हैं, एसेट्स अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको लिखवा रहा था। लेकिन नई बात आई कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। तो इससे नाम से पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है, तो यानी कि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखना, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। वही पहले प्रॉफिट लो, उसमें प्लस माइनस करो, फिर उसको डिवाइड करो। जैसे 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करो, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। नोट कर लिया जी सबने? तो चलो आज का आपका होमवर्क है कि आपने इन सारे फॉर्मूले को एक छोटे से चार्ट में बना के लिख के, क्योंकि ये चीज जो लिखवाई है जो बहुत बहुत बार काम आएगी। मतलब अगले 4-5 महीने तक आप लगातार इनको यूज में लाते रहोगे। हाँ, अगर रेगुलर आप पढ़ते रहते हो 4-5 महीने में तो फिर रट ही जाता है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करने में। कभी एसेट्स अप्रोच लगानी पड़ती है, कभी लायबिलिटी अप्रोच, कैपिटल और कैपिटलाइजेशन मेथड में मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसका अच्छे से एक नोट्स बनाओ। हाँ, प्रॉफिट में क्या क्या एडलेस करना है वो 11 के 11 पॉइंट भी लिखने हैं उसमें। मैंने तो 3 ही लिखवाए, 11 पॉइंट है, 11 के 11 पॉइंट लिखना और अच्छे से उसको बनाकर फिर स्टडी टेबल के सामने चिपका देना कि 3-4 महीने के लिए अब तू यहीं रह सामने, कि उठते बैठते दिखते आपको अच्छे से पढ़ते रहो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और दूसरा, जो क्वेश्चन थ्योरी के मैंने आपको बताए ना क्वेश्चन मैंने कि कौन कौन से पढ़ने हैं, लिख के नोट्स बनाने हैं आपको, यस सर। है ना? हाँ, तो वो भी आपको नोट्स में बनाकर रखने हैं। आज का आपका होमवर्क ये है। तो क्या होमवर्क दिया मैंने आरित, जरा एक बार बताओ। सर आपने 3 क्वेश्चन लिखने का है और ये फॉर्मूला एक चार्ट पे लिख के रखने का है। तो सबने ये काम करके मुझे पिक्चर सेंड करनी है। सबने ये काम करना है और मुझे पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है? ओके। चलो ओके। मैं जरा एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना क्लास। तो आरित और वारिजा एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, मैं क्लास वर्क कर रहा हूँ। मेरे को सर एक चीज पूछनी है सर आपसे सर, अब रीजॉइन कर